भोलापुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां हर साल सर्दियों में भयंकर ठंड पड़ती थी। लेकिन इस बार की ठंड कुछ अलग थी। दिन प्रतिदिन बर्फबारी बढ़ती जा रही थी और तापमान इतना गिर गया था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया रामलाल थे और उनकी पत्नी सुमित्रा। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी समायरा जो 19 साल की थी, बीच में बेटा लक्ष्य जो 17 साल का था और सबसे छोटी बेटी नूर जो 15 साल की थी। 2 महीने पहले की बात है। रामलाल और सुमित्रा शहर से तभी रास्ते में एक भीषण दुर्घटना हो गई। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं पाया। तीनों बच्चे अचानक अनाथ हो गए। रामलाल के बड़े भाई जगदीश और उनकी पत्नी राम प्यारी ने तीनों बच्चों को अपने घर रख लिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जगदीश और राम प्यारी का व्यवहार बदलने लगा। लेकिन फिर एक दिन सुबह जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, समायरा, लक्ष्य, नूर, तुम तीनों यहां आओ। जगदीश ने गुस्से से आवाज लगाई। तीनों भाई बहन डरते डरते आंगन में आ गए, जहां जगदीश और राम प्यारी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सुनो तुम तीनों, अब बहुत हो गया। मैंने तुम तीनों को 2 महीने तक पाला, अब और नहीं सह सकता। तुम तीनों इस घर से निकल जाओ। जगदीश ने कड़े स्वर में कहा। लेकिन ताऊ जी, हम कहाँ जाएंगे? आप ही तो हमारे अपने हैं। समायरा ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता तुम कहां जाओगे, बस मेरे घर से निकल जाओ। वैसे भी तुम्हारे पिता की जो टूटी फूटी झोपड़ी नदी किनारे है, वहां चले जाओ। कम से कम सिर पर छत तो रहेगी। ताऊ जी, लेकिन इतनी ठंड में हम वहां कैसे रहेंगे? वो झोपड़ी तो बरसों से खाली पड़ी है, वहां तो ठीक से दीवारें भी नहीं होंगी। लक्ष्य ने कहा। अरे, तुम लोग अभी भी यहाँ खड़े हो? मैंने कहा ना निकल जाओ। अब एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। राम प्यारी चिल्लाई। ताई जी, कम से कम हमारे कुछ गर्म कपड़े तो दे दीजिए, बाहर इतनी ठंड है। छोटी नूर की आंखों में आंसू आ गए। गर्म कपड़े? तुम्हें इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो तन पर है वही काफी है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गांव वालों को बुला लूंगी। राम प्यारी ने धमकी दी। समायरा ने अपनी छोटी बहन नूर का हाथ पकड़ा और लक्ष्य को इशारा किया। तीनों भाई बहन बिना कुछ कहे धीरे धीरे उस घर से बाहर निकल गए। ठंडी हवाओं ने जैसे उनका स्वागत किया। तीनों भाई बहन ठंड से कांपते हुए नदी की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था और ठंडी हवाएं चेहरे पर चाबुक की तरह मार रही थी। करीब आधे घंटे बाद वे उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचे। झोपड़ी की हालत देखकर तीनों का दिल बैठ गया। दीवारों में जगह जगह दरारें थीं, छत के कई हिस्से टूट चुके थे और दरवाजा टेढ़ा होकर एक तरफ लटक रहा था। दीदी, हम यहाँ कैसे रहेंगे? नूर ने रोते हुए कहा। छोटी, हिम्मत रख, ऊपर वाले ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। चल अंदर देखते हैं। समायरा ने साहस बटोरते हुए कहा। तीनों अंदर गए। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर फटे कंबल रखे थे। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था और कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। भैया, यहाँ तो इतनी ठंड आ रही है, छत में से हवा आ रही है। नूर ने कांपते हुए कहा। हाँ नूर, लेकिन अभी तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। देखो, मैं कुछ करता हूँ। लक्ष्य ने कहा। लक्ष्य झोपड़ी के आसपास गया और कुछ सूखी घास और पुराने कपड़े के टुकड़े ढूंढकर लाया। उसने उन्हें दीवारों की दरारों में ठूंस दिया ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। दीदी, अब क्या करेंगे? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है।
नूर ने कहा। समायरा ने अपनी जेब टटोली। उसमें केवल 20 रुपये थे। भैया तुम्हारे पास कुछ पैसे है? समायरा ने पूछा। लक्ष्य ने भी अपनी जेब देखी। उसके पास केवल 15 रुपये थे। दीदी, मेरे पास केवल 15 रुपये हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 20, यानी हमारे पास कुल 35 रुपये हैं। चलो, इससे हम आज के लिए कुछ खाने का सामान ले आते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं गांव जाकर कुछ सामान लेकर आता हूँ। लक्ष्य ने कहा। नहीं भैया, मैं भी चलूंगी। नूर को यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। समायरा ने कहा। ठीक है दीदी, तो फिर नूर को यहीं रहने दो, हम दोनों जल्दी हो आते हैं। नहीं भैया, मैं यहाँ अकेली नहीं रुकूंगी, मुझे डर लगेगा। नूर ने घबराते हुए कहा। तो फिर ठीक है, हम तीनों साथ चलते हैं। तीनों फिर से बाहर निकले। ठंड और भी बढ़ गई थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे। वे गांव के छोटे से बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में एक किराने की दुकान थी। दुकानदार रामदीन बहुत अच्छा इंसान था। अरे बच्चों, तुम लोग इस ठंड में बाहर क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ बड़े कहाँ हैं? रामदीन ने पूछा। काका, हमें थोड़ा सामान चाहिए। समायरा ने कहा। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए? काका, हमें आटा, नमक, तेल और कुछ सब्जी चाहिए। रामदीन ने सामान तौलना शुरू किया। उसने आधा किलो आटा, थोड़ा नमक, तेल की एक छोटी शीशी और कुछ आलू निकाले। ये लो बच्चों, ये सब 35 रुपए का है। समायरा ने पैसे दिए और सामान लेकर तीनों झोपड़ी की ओर लौट पड़े। झोपड़ी पहुंचकर समायरा ने चूल्हे को देखा, लेकिन लकड़ी कहां से लाए? भैया, लकड़ी तो है ही नहीं, आग कैसे जलाएंगे? समायरा ने चिंतित होकर कहा। दीदी, तुम और नूर यहीं रुको, मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। भैया, लेकिन अंधेरा होने लगा है, तुम अकेले कैसे जाओगे? दीदी, कोई और रास्ता तो है नहीं? अगर आग नहीं जलाई तो हम रात में ठंड से जम जाएंगे और खाना भी नहीं बना पाएंगे। लक्ष्य की बात सुनकर समायरा चुप हो गई। लक्ष्य झोपड़ी से बाहर निकला और पास के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अंधेरा घिर रहा था। लक्ष्य डरते डरते आगे बढ़ता गया। उसे कुछ सूखी टहनियां मिली। उसने उन्हें इकट्ठा किया। फिर उसे एक सूखा पेड़ का तना भी मिला। उसने उसके कुछ टुकड़े तोड़े और सब कुछ गठरी बनाकर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। भैया, आप आ गए, मैं बहुत डर गई थी। नूर ने राहत की सांस ली। हाँ छोटी, मैं आ गया। अब देखो मैं आग कैसे जलाता हूँ। लक्ष्य ने चूल्हे में लकड़ियां रखी और माचिस से आग जलाने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल गई। वाह भैया, आग जल गई। नूर खुश हो गई। अब समायरा ने आटा गूंधा और आलू काटे। उसने तेल में आलू की सब्जी बनाई। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। तीनों भाई बहन चारपाई पर बैठ गए और खाना खाने लगे। 2 महीने में पहली बार उन्हें अपने हाथ का बना खाना खा रहे थे। दीदी, तुमने बहुत अच्छी रोटी बनाई है। नूर ने कहा। हाँ दीदी, सच में बहुत स्वादिष्ट है। लक्ष्य ने भी कहा। अरे, मम्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, काश वो आज यहाँ होती। समायरा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी रो मत, मम्मी पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं, वो चाहेंगे कि हम मजबूत बने। खाना खाने के बाद तीनों उन फटे कंबलों में लिपटकर चारपाई पर लेट गए। ठंड बहुत थी। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। नूर कांपते हुए बोली। आजा छोटी, मेरे पास आजा, हम तीनों एक साथ सो जाते हैं। तीनों एक दूसरे से चिपककर लेट गए। ठंड तो थी, लेकिन एक दूसरे की गर्माहट से थोड़ी राहत मिल रही थी।
अगली सुबह ठंडी हवा के झोंके से तीनों की नींद खुल गई। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी। भैया दीदी उठो, देखो बाहर बर्फ गिर रही है। नूर ने कहा। तीनों उठे और बाहर देखा। सब कुछ सफेद हो गया था। ठंड और भी बढ़ गई थी। दीदी अब क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी खत्म हो गए हैं। हाँ भैया, ये तो बड़ी समस्या है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। दीदी मुझे एक आइडिया आया है। लक्ष्य ने कहा। क्या आइडिया? दीदी मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। इससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन भैया, तुमने पहले कभी लकड़ियां नहीं काटी। ये काम बहुत मुश्किल है। दीदी हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, लेकिन संभल कर जाना। दीदी और मैं क्या करूंगी? नूर ने पूछा। छोटी, तुम यहीं रहो, मैं और तुम मिलकर घर को साफ करेंगे। देखो ना कितनी गंदगी है। फिर मैं सोचती हूँ कि दोपहर में क्या बनाना है। लेकिन दीदी हमारे पास तो सामान भी नहीं है। हाँ ये तो सही है। देखते हैं भैया लकड़ियां बेचकर कितने पैसे लाते हैं। लक्ष्य तैयार होकर जंगल की ओर निकल गया। उसके पास कोई औजार नहीं था। उसने झोपड़ी के पास पड़ा एक पुराना जंग लगा हंसिया ढूंढा था। जंगल में पहुंचकर लक्ष्य ने सूखी टहनियां काटनी शुरू की। काम बहुत मुश्किल था। हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने लकड़ियों का एक अच्छा गट्ठर बना लिया। गट्ठर को कंधे पर रखकर वो बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में कुछ लोग लकड़ियां खरीदते थे। काका आपको लकड़ियां चाहिए? लक्ष्य ने एक दुकानदार से पूछा। हाँ बेटे, दिखाओ तो। ये सूखी लकड़ियां ही हैं, अच्छी हैं। मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा। 30 रुपए? काका ये मेरी पूरी सुबह की मेहनत है। बेटे यही दाम है, चाहो तो ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। लक्ष्य को मजबूरन 30 रुपये लेने पड़े। उसने तुरंत किराने की दुकान से थोड़ा आटा, चावल, दाल और नमक खरीदा। झोपड़ी में वापस आकर उसने सामान समायरा को दिखाया। भैया तुम इतनी जल्दी आ गए और ये सामान कहाँ से लाए? समायरा ने पूछा। दीदी मैंने लकड़ियां बेची, 30 रुपए मिले तो ये सामान ले आया। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। नूर खुश हो गई। लेकिन भैया तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये तो छाले पड़ गए हैं। समायरा ने चिंतित होकर कहा। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा काम करने से ऐसा हो गया, ठीक हो जाएगा। समायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसके छोटे भाई को इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। दीदी रो मत, मैं हूं ना, मैं रोज लकड़ियां बेचूंगा। धीरे धीरे हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे। भैया मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं यूं ही बैठी नहीं रह सकती। समायरा ने कहा। दीदी तुम क्या कर सकती हो? और मुझे एक आइडिया आया है। मम्मी ने मुझे मेथी और आलू के पराठे बनाना सिखाया था। सब कहते थे कि मेरे बनाए पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नूर ने खुशी से कहा। लेकिन दीदी इसके लिए तो पैसों की जरूरत होगी, सामान लाना पड़ेगा। लक्ष्य ने कहा। हाँ ये तो सही है, चलो कल तक सोचते हैं। उस रात तीनों ने मिलकर योजना बनाई। समायरा पराठे बनाएगी, लक्ष्य लकड़ियां बेचेगा और नूर घर का काम संभालेगी। अगली सुबह समायरा ने एक फैसला लिया। भैया मैं गांव के मुखिया जी के पास जा रही हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। लेकिन दीदी मुखिया जी तो ताऊ जी के दोस्त हैं। कोई बात नहीं भैया, कोशिश तो करनी चाहिए। समायरा मुखिया राम सिंह के घर पहुंची। राम सिंह एक नेक दिल इंसान थे। अरे बेटी समायरा, तुम यहाँ?
आओ आओ बैठो। सुना है तुम तीनों भाई बहनों को जगदीश ने घर से निकाल दिया, बहुत बुरा हुआ। राम सिंह ने सहानुभूति जताई। हाँ मुखिया जी, हम तीनों नदी किनारे वाली पुरानी झोपड़ी में रह रहे हैं। मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। हाँ बेटी बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? मुखिया जी, मैं पराठे बनाकर बेचना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत के लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं काम करके धीरे धीरे लौटा दूंगी। राम सिंह ने समायरा की हिम्मत देखकर दिल से इज्जत की। उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये निकाले। बेटी ये लो 100 रुपये, और इसे उधार मत समझो। ये तुम्हारे पिता की बेटी को मेरी तरफ से मदद है, लौटाने की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आना, मैं तुम तीनों के साथ हूं। समायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। समायरा खुशी खुशी घर लौटी। उसने भैया और बहन को सारी बात बताई। दीदी आप तो कमाल हो, अब तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य ने खुशी से कहा। उसी दिन समायरा ने बाजार से आटा, मेथी, आलू, मसाले और तेल खरीदा। घर आकर उसने पराठे बनाने की तैयारी शुरू की। अगली सुबह समायरा ने 10 मेथी के पराठे और 10 आलू के पराठे बनाए। उसने उन्हें कपड़े में लपेटा और लक्ष्य के साथ बाजार की ओर चल पड़ी। पराठे, गर्मा गर्म पराठे, मेथी और आलू के पराठे। समायरा ने आवाज लगाई। शुरुआत में लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने पराठे नहीं खरीदे। लेकिन फिर एक बुजुर्ग आदमी आया। बेटी, एक पराठा दे दो, देखें कैसा है। समायरा ने उसे एक मेथी का पराठा दिया। बुजुर्ग ने एक कौर खाया और मुस्कुरा दिए। वाह बेटी, बहुत स्वादिष्ट है। मेरी पत्नी के हाथ के पराठे जैसा स्वाद है। मुझे 2 और दे दो। उसने 3 पराठों के 15 रुपए दिए। ये देखकर और लोग भी आने लगे। धीरे धीरे सारे पराठे बिक गए। समायरा के हाथ में 100 रुपए। भैया देखो, सारे पराठे बिक गए। समायरा बहुत खुश थी। वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। घर आकर समायरा ने 100 रुपए नूर को दिखाए। नूर खुशी से उछल पड़ी। दीदी, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ छोटी, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद रोज की दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह सुबह समायरा पराठे बनाती, लक्ष्य जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और नूर घर संभालती। सुबह सुबह समायरा पराठे बनाती। धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा होने लगे। 1 महीने बाद उन्होंने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, दीवारों की दरारें भरवाई, नई छत डलवाई और एक नया दरवाजा भी लगवाया। दीदी, अब तो हमारा घर बिल्कुल नया लग रहा है। नूर ने कहा। हाँ छोटी, और देखो, हमने ये सब अपनी मेहनत से किया है। 2 महीने बीत गए। समायरा के पराठों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई थी। हर दिन उसके सारे पराठे बिक जाते थे। लक्ष्य ने लकड़ियों के साथ साथ खेतों में मजदूरी का काम भी शुरू कर दिया था। एक दिन जगदीश और राम प्यारी को किसी से पता चला कि तीनों भाई बहन अच्छी कमाई कर रहे हैं और अब उनकी हालत बहुत सुधर गई है। सुनो जी, लगता है हमने गलती कर दी। वो तीनों बच्चे अब अच्छी कमाई कर रहे हैं। हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए।
राम प्यारी ने जगदीश से कहा। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो उनकी कमाई भी हमारे काम आएगी। चलो कल उनके पास चलते हैं। अगली सुबह जगदीश और राम प्यारी झोपड़ी पर पहुंचे। समायरा सुबह के पराठे बना रही थी। समायरा बेटी। जगदीश ने आवाज लगाई। समायरा बाहर आई। ताऊ ताई को देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। जी, क्या काम है? अरे बेटी, हम तुम तीनों को लेने आए हैं। घर चलो हमारे साथ। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। जगदीश ने बनावटी दुख से कहा। हाँ समायरा, तुम तीनों हमारे अपने हो। घर चलो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी लक्ष्य और नूर भी बाहर आ गए। ताऊ जी, आपको हमारी याद तब नहीं आई जब हम भूखे थे, ठंड से कांप रहे थे। आपको हमारी याद अब आ रही है जब हम अपनी मेहनत से कुछ कमाने लगे हैं। लक्ष्य ने दृढ़ता से कहा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमें तुम तीनों की बहुत चिंता है। जगदीश ने बहाना बनाया। ताऊ जी, अगर सच में चिंता होती तो आप हमें 2 महीने पहले घर से नहीं निकालते। आपको बस हमारी कमाई चाहिए। समायरा ने साफ साफ कह दिया। समायरा, ऐसे बात करते हैं बड़ों से? हम तुम्हारे ताऊ ताई हैं। राम प्यारी गुस्से से बोली। ताई जी, रिश्ते केवल नाम से नहीं चलते। जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारा साथ नहीं दिया। अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। समायरा ने दृढ़ता से कहा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गांव में हमारी बहुत इज्जत है। तुम्हें हमारी बात माननी होगी। जगदीश ने धमकी दी। ताऊ जी, हम अपनी मेहनत की कमाई से जी रहे हैं। हमने किसी का बुरा नहीं किया और हम आपके साथ नहीं आएंगे। कृपया यहां से चले जाइए। लक्ष्य ने साफ मना कर दिया। जगदीश और राम प्यारी को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो मुंह लटकाकर वहां से चले गए। दीदी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमें उनकी जरूरत नहीं है। नूर ने कहा। हाँ छोटी, अब हम तीनों मिलकर अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। समय बीतता गया। सर्दियों की कड़ाके की ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगी। समायरा के पराठों का धंधा अच्छा चल रहा था। अब वो रोज 30-40 पराठे बनाती और सब बिक जाते। लक्ष्य ने खेतों में काम करना जारी रखा। उसकी मेहनत देखकर गांव के कई किसान उसे बुलाने लगे। अब उसे अच्छी मजदूरी मिलने लगी थी। नूर भी बड़ी हो रही थी। उसने भी दीदी से पराठे बनाना सीखा और अब वो भी दीदी की मदद करती थी। एक दिन मुखिया राम सिंह झोपड़ी पर आए। समायरा बेटी, मैंने तुम तीनों की मेहनत देखी है। तुम लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं तुम्हारी और मदद करना चाहता हूं। मुखिया जी, आप तो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं। नहीं बेटी, सुनो। गांव के स्कूल में खाना बनाने के लिए एक रसोइया चाहिए। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्या तुम ये काम कर सकती हो? इससे तुम्हें हर महीने पक्की तनख्वाह मिलेगी। सच मुखिया जी, मैं जरूर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ लक्ष्य, तुम भी स्कूल जाओ। तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई है। लेकिन मुखिया जी, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो कमाई कैसे होगी? बेटा, समायरा को अब पक्की नौकरी मिल रही है और तुम शाम को थोड़ा काम कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। ठीक है मुखिया जी, मैं स्कूल जाऊंगा। और नूर बेटी, तुम भी स्कूल जाओगी ना? जी मुखिया जी, जरूर। नूर ने खुशी से कहा। कुछ दिनों बाद समायरा ने स्कूल में रसोई का काम शुरू कर दिया। उसे हर महीने 2000 रुपये मिलने लगे। लक्ष्य और नूर भी स्कूल जाने लगे। अब उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थीं।
उन्होंने अपने छोटे से घर को और भी सुंदर बना लिया। नए बर्तन खरीदे, कुछ फर्नीचर भी लाए। हर शाम तीनों भाई बहन साथ बैठकर अपने दिन भर के किस्से सुनाते।